जय हिंद साथियों, हम आज के क्लास में देखेंगे भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद। आज हम वैसे अनुच्छेद के देखेंगे जो आपको यानी साधारणतः याद नहीं रहता है। इसमें आपको इम्पोर्टेंट अनुच्छेद की बात करेंगे और देखेंगे इसमें कि बहुत सारे अनुच्छेद आपको ऐसा मिलेगा जो आप पहली बार देखेंगे। देखिए, सिंपल अनुच्छेद आपको सबको याद रहता है, वैसा अनुच्छेद को इसमें हम शामिल नहीं किए हैं। वैसे अनुच्छेद को शामिल किए हैं जो आपको साधारणतः याद नहीं रहता है और आपके एग्जाम में वैसे ही प्रश्न अब आपको पूछे जाते हैं। इसलिए आज का क्लास आप जरूर देखिएगा। चलिए हम आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपका फर्स्ट है, क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद में कार्यपालिका और न्यायपालिका के कार्य का विभाजन के बारे में बताया गया है। यानी संविधान के किस अनुच्छेद में कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथक्करण का उल्लेख किया गया है। तो ये आपका है अनुच्छेद नंबर 50 में। यानी अनुच्छेद 50 में आपको कार्यपालिका न्यायपालिका से पृथक्करण का बात कहा गया है। ऑप्शन डी होगा। और आपको पता होगा कि ये जो आपका अनुच्छेद 50 है वो आपका राज्य के नीति निष्ठत्व के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि आपको पता है राज्य के नीति निष्ठत्व के अंतर्गत 36 to 51 आपका अनुच्छेद आते हैं। 36 से लेकर आपका 51 तक ये आपका राज्य के नीति निष्ठत्व के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका सेकेंड है। क्वेश्चन क्या आपका कि संविधान के किस अनुच्छेद में समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रावधान के बारे में बताया गया है। तो ये आपका है अनुच्छेद 44 में। अनुच्छेद 44 में आपका समान नागरिक संहिता का उल्लेख किया गया है और हाल ही में इसी अनुच्छेद के तहत उत्तराखंड सरकार ने समान नागरिक संहिता लागू किया है। इसे आप ध्यान रखिएगा। आगे आपका क्वेश्चन थर्ड है। क्वेश्चन का आपका संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों के गठन के प्रावधानों के बारे में बताया गया है। तो ये आपका अनुच्छेद 40 में बताया गया है। यानी राज्य का कर्तव्य है कि वह यानी ग्राम पंचायत का गठन करे। ये आपका अनुच्छेद 40 में दिया गया है और ये भी आपका राज्य के नीति निष्ठत्व का ही एक पार्ट है। इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन 4 है। क्वेश्चन कर आपका कि संविधान के किस अनुच्छेद में रिट संबंधी प्रावधान के बारे में बताया गया है। तो ये आपको पता होगा अनुच्छेद 32 के तहत, अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट, अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट को रिट जारी करने की शक्ति प्राप्त है। वही आपका अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट को यानी हाई कोर्ट को रिट जारी करने की शक्ति प्राप्त है। इससे आप ध्यान रखिएगा। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि रिट की शक्ति में आपका अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट सिर्फ आपका मौलिक अधिकार के हनन होने पर ही रिट जारी कर सकते हैं, जबकि अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट यानी हाई कोर्ट मूल अधिकार के साथ साथ अन्य अधिकार के उल्लंघन पर भी वो रिट जारी कर सकते हैं। इसे आप ध्यान रखिएगा। यानी रिट जारी करने की शक्ति में देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट को अधिक पावर मिला हुआ है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट सिर्फ मौलिक अधिकार के हनन पर ही रिट जारी कर सकते हैं, जबकि हाई कोर्ट मौलिक अधिकार के साथ साथ अन्य अधिकारों के खिलाफ भी रिट जारी कर सकते हैं। इसे आप ध्यान रखिएगा। और ये रिट जारी क्यों करते हैं तो आपको पता होगा कि हमारे संविधान में मौलिक अधिकार दिया गया है, तो उसके परिवर्तन के लिए आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। यानी सरकार आपके मौलिक अधिकार का हनन करता है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 5 है। क्वेश्चन कह रहा है संविधान के किस अनुच्छेद में उपाधियों का अंत बताया गया है। तो ये आपका अनुच्छेद 18 में है और ये आपका सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका 6 है। क्वेश्चन कह रहा है संविधान के किस अनुच्छेद में कानून के समक्ष समानता के बारे में बताया गया है। तो ये आपको पता होगा अनुच्छेद 14 में है। अनुच्छेद 14 में बात करता है कानून के समक्ष समानता, यानी कानून के समक्ष सभी व्यक्ति समान है। ठीक है, ऑप्शन बी होगा। आगे आपका क्वेश्चन 7 है। क्वेश्चन कर आपका संविधान के किस अनुच्छेद में पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता के बारे में बताया गया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका है। क्वेश्चन कर रहा है संविधान के किस अनुच्छेद में पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों के नागरिकता के बारे में बताया गया है। तो ये आपका बताया है, ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद नंबर 6 में। ठीक है, अनुच्छेद 6 में यह बताया गया है कि जो व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आए हैं उसके नागरिकता के बारे में प्रबंधन करता है, अनुच्छेद 6 में। जबकि ध्यान रखिएगा अनुच्छेद यानी आर्टिकल 7 में, अनुच्छेद 7 में भारत से पाकिस्तान गए हुए
लोगों के यानी नागरिकों के नागरिकता के बारे में बताया गया है, ये भी ध्यान रखिएगा। यानी पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्ति का नागरिकता का बात करता है अनुच्छेद 6 में, जबकि अनुच्छेद 7 में भारत से पाकिस्तान गए हुए व्यक्ति को यानी जाने वाले व्यक्ति का यानी नागरिकता का प्रावधान करते हैं। आपको पता होगा जब देश आज़ाद हुआ था, जब देश का बंटवारा हुआ था, तो कुछ भारतीय यानी भारत के लोग पाकिस्तान चले गए थे, कुछ पाकिस्तान के लोग भारत आए थे, उसी के ये नागरिकता के बारे में प्रावधान करते हैं, ध्यान रखिएगा। फिर आपका क्वेश्चन 8 है। क्वेश्चन अगर आपका संविधान के किस अनुच्छेद में संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है? संघ और राज्य क्षेत्र आपको पता होगा अनुच्छेद 1 में है। अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ है, यानी यूनियन है। राज्यों का क्या है? संघ है, इसे आप ध्यान रखिएगा, लेकिन इंग्लिश वर्ड ध्यान रखिएगा, यूनियन, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 9 है। क्वेश्चन क्या है? संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता के अंत के बारे में बताया गया है? ये आपका है अनुच्छेद 17 में। ये भी सिंपल क्वेश्चन है, यानी आपको पता होगा कि छुआछूत का अंत का बात करते हैं अनुच्छेद 17 के तहत। क्वेश्चन आपका 10 है। क्वेश्चन क्या है? संविधान के किस अनुच्छेद में उपाधियों का अंत के बारे में बताया गया है? ये आपका अनुच्छेद 18 में दिया गया है, ध्यान रखिएगा, सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन 11 है कि संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति का उल्लेख है? तो ये आपका है अनुच्छेद 52 में। अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत के एक राष्ट्रपति होगा, ठीक है, यानी भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये आपका अनुच्छेद 52 में कहा गया है, इससे आप ध्यान रखिएगा। और देखिए अनुच्छेद 52 में ये कहा गया कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, और अनुच्छेद 53 में कहा गया, ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 53 में कहा गया है कि राष्ट्रपति कार्यपालिका संबंधी शक्तियों का प्रयोग स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा, ये भी ध्यान रखिएगा। या उसको हम साधारण वर्ड में कहें तो ये कह सकते हैं कि कार्यपालिका का शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, ये आपका अनुच्छेद 53 में कहा गया है, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। और राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित आपका जो पद्धति है, इसका उल्लेख आपका किया गया अनुच्छेद 55 में, ठीक है। निर्वाचन संबंधी पद्धति जो है उसका उल्लेख आपको किया गया है अनुच्छेद 55 में, इसे भी ध्यान रखिएगा। फिर आपका क्वेश्चन आता है 12। क्वेश्चन क्या है? संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के बारे में बताया गया है? देखिए निर्वाचन पद्धति आपको हम बताएं किसमें है? 55 में, ठीक है। राष्ट्रपति का जो निर्वाचन पद्धति है ये आपका है अनुच्छेद 55 में, जबकि अनुच्छेद 54 में यह दिया गया है राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के बारे में बात कर रहे हैं, दोनों अलग है। देखिए राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन शामिल होता है आपको पता होगा। देखिए राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में आपको पता होगा कि संसद के दोनों सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, ध्यान रखिएगा, मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं, सिर्फ निर्वाचित सदस्य। तो लोकसभा और राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य प्लस सभी राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, साथ में दिल्ली और पांडुचेरी के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, यानी इसके निर्वाचन मंडल में ये शामिल होते हैं, इसे आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो निर्वाचन मंडल का बात करता है अनुच्छेद 54 में, जबकि निर्वाचन पद्धति का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 55 में। तो दोनों में अंतर है, आप ध्यान रखिएगा। और राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेता है इसे भी ध्यान रखिएगा। सिंपल भाषा में ध्यान रखिए, संसद के सभी निर्वाचित सदस्य, संसद हम बोल दिए तो इसमें लोकसभा राज्यसभा आ गया, प्लस सभी राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, प्लस दिल्ली और पांडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, ठीक है, इसे भी ध्यान रखिएगा। आपके लिए एक प्रश्न है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा, और बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ध्यान से सुनिए। इसमें जो आपको हम बताए हैं कि निर्वाचन मंडल में आपका दिल्ली और पांडुचेरी, ध्यान रखिएगा, दिल्ली और पांडुचेरी के जो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, ये आपका शुरुआती से संविधान में नहीं था, ठीक है। शुरू में आपका दिल्ली और पांडुचेरी के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य इसमें शामिल नहीं होते थे, लेकिन आपको बताना है कि संविधान के किस संविधान संशोधन के तहत
किस संविधान संशोधन के तहत इसमें दिल्ली और पांडुचेरी के निर्वाचित सदस्य को शामिल किया गया है। ये आपको बताना है कि संविधान के किस संविधान संशोधन के तहत इसे जोड़ा गया है, और ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ठीक है, इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, नहीं तो आपको हम बता ही देंगे आपको कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन आपका 13 है। क्वेश्चन कह रहा है संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के कार्यकाल का उल्लेख है। राष्ट्रपति के कार्यकाल का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो ये आपका है, ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 56 में। अनुच्छेद 56 में यानी राष्ट्रपति के कार्यकाल का उल्लेख है। आपका ऑप्शन ये हो जाएंगे। आपको पता होगा कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो जिस दिन वो पद धारण करते हैं उसके 5 साल बाद तक इसका यानी कार्यकाल होते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, इसी में कहा गया है कि राष्ट्रपति तब तक अपने पद पर बने रहेंगे जब तक नए राष्ट्रपति का चुनाव नहीं हो जाता है, भले ही उसका कार्यकाल 5 साल से अधिक हो जाए। यानी कहने का अर्थ ये हुआ कि जब तक नए राष्ट्रपति के चुनाव नहीं हो जाते हैं तब तक वो राष्ट्रपति पद पर बने रहेंगे, भले ही इसका यानी कार्यकाल 5 साल से क्यों न अधिक हो जाए, यानी 5 वर्ष से क्यों न अधिक हो जाए, लेकिन वो अपने पद पर बने रहेंगे। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 14 है। कह संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग के संबंधी प्रावधानों के बारे में बताया गया है। तो ये आपका है अनुच्छेद 61 में। अनुच्छेद 61 में इन्हीं राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। यदि राष्ट्रपति संविधान का अतिक्रमण करते हैं तो वह अनुच्छेद यानी संसद अनुच्छेद 61 के तहत, ध्यान रखिएगा, संसद अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाए सकते हैं। ठीक है, और जो राष्ट्रपति पर महाभियोग आप किसी भी सदन में ला सकते हैं, लोकसभा में भी पहले ला सकते हैं या राज्यसभा में भी पहले ला सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, महाभियोग पर लगाने के लिए राष्ट्रपति को आप 14 दिन पूर्व आपको यानी सूचना देने होंगे। 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को सूचना देने होंगे। और जिस सदन में, ध्यान रखिएगा, यदि लोकसभा से शुरू करते हैं तो लोकसभा के 1/4 सदस्य का हस्ताक्षर होनी चाहिए, तब आप ये यानी महाभियोग की प्रक्रिया आप शुरू कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ध्यान रखिएगा 1/4 तो आपको हस्ताक्षर होना चाहिए। उसके बाद आप सदन में ले जाइएगा, तो यदि वो सदन में आपको 2/3 बहुमत से पारित करना होगा, ठीक है, कुल सदस्य के 2/3 बहुमत से पारित हो जाएगा, तो फिर दूसरे सदन में जाएंगे और दूसरे सदन उसको जांच करेंगे। उसके बाद यदि दूसरे सदन भी 2/3 बहुमत से उसे पारित कर देता है तब राष्ट्रपति को अपने पद से हटना पड़ेगा। तो ये प्रक्रिया होता है पूरा आपका राष्ट्रपति पर महाभियोग का। तो इसे आप ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। आगे आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन 15 है। क्वेश्चन कह रहा है संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, इसके बारे में बताया गया है। यानी किस अनुच्छेद में यह बताया गया है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होगा, इसके बारे में बताया गया किस अनुच्छेद में। तो ध्यान रखिएगा 64 में, अनुच्छेद 64 में यह बताया गया है कि भारत का उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा के पदेन सभापति होगा। आपका ऑप्शन ये हो जाएंगे, इसे आप ध्यान रखिएगा। जबकि अनुच्छेद 63 में कहा है, ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 63 में कहा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। इसका उल्लेख आपका अनुच्छेद 63 में किया गया है। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, भारत के संविधान में कहीं भी उपराष्ट्रपति के कार्यों का वर्णन नहीं किया गया है। उपराष्ट्रपति के राज्यसभा के सभापति के कार्यों के रूप में वर्णन किया गया है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा, यहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 16 है। क्वेश्चन 16 है। क्वेश्चन कह रहा है संविधान के किस अनुच्छेद में आपातकाल के दौरान भाग 3 पर निलंबन के बारे में बताया गया है। आपको पता होगा कि जब आपातकाल लागू होता है 352 के तहत, अनुच्छेद 352 के तहत यानी राष्ट्रीय आपात, ठीक है, जब राष्ट्रीय आपात लागू होते हैं तो मौलिक अधिकार को आपको छीन सकते हैं। ठीक है, सरकार मौलिक अधिकार को आपसे छीन सकते हैं जब आपका यानी जब राष्ट्रीय आपात लागू होता है। तो आप देखिए ये कह रहा है कि भाग 3 कहने का मतलब क्या हुआ,
भारत 3 पर निलंबन, यानी भारत 3 यानी मौलिक अधिकार निलंबन, यानी आपको छीन सकता है। तो ये इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? ध्यान रखिएगा, इसका उल्लेख आपका अनुच्छेद 359 में किया गया है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। यानी राष्ट्रीय आपात के दौरान भाग 3 यानी मौलिक अधिकार का आप निलंबन कर सकते हैं सरकार आपका। तो इसके बारे में आपका उल्लेख किस में? अनुच्छेद यानी 359 में दिया गया है। यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान रखने योग्य बात है कि अनुच्छेद 358 और अनुच्छेद 359 में आपका थोड़ा सा अंतर है। इस दोनों बात को आप ध्यान रखिए। देखिए, अनुच्छेद 358 में यह कहा गया है कि जब राष्ट्रीय आपात के दौरान अनुच्छेद 19 के तहत जो मौलिक अधिकार मिला है उसे निलंबन कर सकते हैं। यानी अनुच्छेद 19 के तहत आपका अनुच्छेद 19 में जो मौलिक अधिकार आपको मिला है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, उसको आपको हनन यानी छीनेगा तो आपका अनुच्छेद 358 के तहत छीनेगा, ठीक है, जब राष्ट्रीय आपात लागू हो तो। जबकि अनुच्छेद 359 के तहत आपका अन्य मौलिक अधिकार आपसे छीन सकते हैं, ठीक है। यानी अंतर क्या है 358 और 359 में? तो इतना ही अंतर है कि राष्ट्रीय आपात के दौरान अनुच्छेद 358 के तहत आपको सिर्फ अनुच्छेद 19 के तहत जो मौलिक अधिकार मिला है उसे संसद छीन सकता है, जबकि अनुच्छेद 359 के तहत यानी 19वें में जो मौलिक अधिकार मिला है उसके अलावा जितने भी आपका मौलिक अधिकार है उसे आपको छीन सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, इस दोनों में किसी भी अनुच्छेद के तहत आपको अनुच्छेद यानी 20 और 21 वाले जो आपका मौलिक अधिकार मिला है इसे छीन नहीं सकता है, क्योंकि आपको पता होगा कि राष्ट्रीय आपात के दौरान भी अनुच्छेद 20 और 21 आपका हनन नहीं कर सकते हैं, यानी छीन नहीं सकते हैं, ठीक है। इससे आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, आपका क्वेश्चन 17 है। क्वेश्चन अगर आपका संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान की शक्ति के बारे में बताया गया है? यह आपको पता होगा अनुच्छेद 72 में, अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति के बारे में बताया गया है। ये तो आपको याद होगा ही, लेकिन आपसे क्वेश्चन यह हम पूछेंगे कि बताओ कि राज्यपाल को यह शक्ति किस अनुच्छेद के तहत मिला है? राज्यपाल को क्षमा दान करने की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत मिला है? तो याद रखिएगा, इसका उल्लेख आपका अनुच्छेद 161 में किया गया है। अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल को भी क्षमादान करने की शक्ति प्राप्त है। लेकिन ध्यान रखिएगा, राज्यपाल को मृत्युदंड माफ़ करने की सज़ा यानी मृत्युदंड माफ़ करने का प्रावधान नहीं मिला, यानी वो शक्ति नहीं मिला है। लेकिन राष्ट्रपति मृत्युदंड को भी क्षमा कर सकते हैं, लेकिन राज्यपाल मृत्युदंड को क्षमा नहीं कर सकते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। और अनुच्छेद तो जरूर ध्यान रखिएगा, 72 के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है और अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। फिर आपका क्वेश्चन है 18 है। क्वेश्चन कर आपका कि संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के महान न्यायवादी का बारे में उल्लेख किया गया है? तो ये आपका है 76 में, अटॉर्नी जनरल यानी महान न्यायवादी, इसका उल्लेख आपका अनुच्छेद 76 में किया गया है। अभी आप याद रखिएगा, वर्तमान में अभी भारत के अटॉर्नी जनरल कौन है? तो ध्यान रखिएगा, आर वेंकटरमणी है, ठीक है, आर वेंकटरमणी यानी वेंकटरमणी याद है ना, आर वेंकटरमणी, ये आपका भारत के अभी वर्तमान में महान न्यायवादी है यानी अटॉर्नी जनरल है। फिर आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 19 है। क्वेश्चन कर आपका संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के गठन का उल्लेख किया गया है? यानी किस अनुच्छेद में संसद के गठन का उल्लेख किया गया है? चलिए देखते हैं आगे। ये आपका क्या गया है अनुच्छेद 79 में, ठीक है, अनुच्छेद 79 में आपका संसद के गठन का उल्लेख किया गया है। जबकि ध्यान रखिएगा, आपको देखिए अनुच्छेद 79 में संसद का गठन का उल्लेख किया गया, यानी संसद किससे बनता है? यदि आपको दिया गया अनुच्छेद 79 में कि संसद लोकसभा राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति से मिलकर संसद के निर्माण होते हैं, यानी राष्ट्रपति संसद का अनिवार्य अंग है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। यानी लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर संसद का निर्माण होते हैं, ये आपका अनुच्छेद 79 में दिया गया है, ठीक है।
जबकि अनुच्छेद 80 में क्या है, ध्यान रखिएगा, यही आप याद रख सकते हैं। अनुच्छेद 80 में दिया गया आपका राज्यसभा के गठन का उल्लेख है, ठीक है, राज्यसभा के गठन का उल्लेख है अनुच्छेद 80 में, जबकि अनुच्छेद 81 में आपका लोकसभा के गठन का उल्लेख है, ठीक है, लोकसभा के गठन का उल्लेख है आपका अनुच्छेद 81 में है, इसे आप ध्यान रखिएगा। तो अनुच्छेद 79, 80, 81 तीनों को आप एक साथ याद रख सकते हैं। 79 में संसद का गठन, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर संसद का निर्माण होता है। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के गठन का उल्लेख है और अनुच्छेद 81 में लोकसभा के यानी गठन का उल्लेख है, इसे आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए क्वेश्चन आपका 20 है। क्वेश्चन कह रहा है संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यसभा का उल्लेख है, अभी आपको बताएं अनुच्छेद 80 में है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 21 है कि संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा का उल्लेख है, अभी आपको बताएं अनुच्छेद 81 में है। फिर आपका क्वेश्चन 22 है। क्वेश्चन कह रहा है संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक यानी CAG का उल्लेख है, तो इसका उल्लेख अनुच्छेद 148 में, ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 148 में CAG का उल्लेख किया गया है। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, अभी वर्तमान में CAG कौन है, तो अभी वर्तमान में भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक है, ध्यान रखिएगा, गिरीश चंद्र मुर्मू, ठीक है, गिरीश चंद्र मुर्मू अभी वर्तमान में CAG है, भारत के CAG गिरीश चंद्र मुर्मू है, इसे आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 23 है। क्वेश्चन का आपका संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में बताया गया है, यानी किस अनुच्छेद में राज्यपाल के नियुक्ति का उल्लेख किया गया है, तो ये आपका अनुच्छेद 155 में इसका उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 155 में कहा गया है कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। और ये आपको पता होगा कि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न कार्य करते हैं, यानी राष्ट्रपति जब चाहे राज्यपाल को हटा सकते हैं, ठीक है। और एक चीज़ यहाँ पर और ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 154 के 1 में, ठीक है, अनुच्छेद 154 के 1 में कहा गया है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति, ध्यान रखिएगा, सुनिएगा, कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित है। ये किस में कहा गया, अनुच्छेद 154 में कहा गया है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित है, इसे आप याद रखिएगा। अनुच्छेद 154 के 1 में कहा गया है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित है, इसे आप ध्यान रखिएगा। फिर आपका एक और अनुच्छेद है अनुच्छेद 156। अनुच्छेद 156 में ध्यान रखिएगा उसके कार्यकाल का उल्लेख किया गया है, यानी राज्यपाल के कार्यकाल का उल्लेख अनुच्छेद 156 में किया गया है। तो एक साथ आप याद रख सकते हैं अनुच्छेद 154, 155, 156, ठीक है। ऐसे आप याद रखिएगा तो आप जल्दी भूलेंगे नहीं, ठीक है। अब एक एक अनुच्छेद याद रखते हैं तो ऐसे में भूलने यानी भूलना स्वाभाविक है, लेकिन आप एक साथ 2-3 अनुच्छेद जो रिलेटेड है उसको आप याद रखते हैं तो ये आपके याद अधिक दिनों तक रहते हैं, ठीक है। तो ये आपका पढ़ने का तरीका है। अनुच्छेद ऐसे आप रटिएगा तो ऐसे आपको याद नहीं होगा, ठीक है। समझ कर उसको पढ़िएगा तब आपको अनुच्छेद याद रहेगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 24 है। क्वेश्चन कर रहा है संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति के बारे में बताया गया है। यह आपका है अनुच्छेद 123 में, अनुच्छेद 213 में है। अनुच्छेद 123 में तो ये आपका राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है, तो ये भी ध्यान रखिए, राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 123 के तहत प्राप्त है, जबकि राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 213 के तहत प्राप्त है। देखिए 123 जो है उसी से 213 बनाया गया, जो बीच में उसको पहले लिख दीजिए, ठीक है, जो पहले है उसको बीच में लिख दीजिए और लास्ट वाला वैसा ही रहेगा तो 213 बन जाएगा। तो यहाँ से आप याद करना आसानी से याद रख सकते हैं। कैसे याद रखेंगे, देखिए 123 के तहत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है, ये आपको अधिकांशतः याद रहता है। अब हम राज्यपाल कैसे रखेंगे, तो बीच वाले को पहले लिख दीजिए, जो फर्स्ट में उसको बीच में ला लीजिए और लास्ट वाले को ऐसे ही रहने दीजिए, तो 213 बन गया। तो 213 में यानी राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। ये अध्यादेश क्या होता है, यहाँ तो हम समझ लिए हैं। देखिए अध्यादेश क्या होता है,
देखिए अध्यादेश क्या होता है, तो आपको पता है कि अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है और 213 के तहत राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। लेकिन अध्यादेश क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा, जब भी संसद के कोई भी सदन, संसद के कोई एक सदन सत्र में न हो, ठीक है, ध्यान रखिएगा, सत्र में न हो, तो उस समय यदि कोई कानून बनाना रहता है जो आवश्यक रहता है, तो उस समय राष्ट्रपति अध्यादेश के तहत कानून बनाते हैं, इसी को बोलते हैं कि अध्यादेश जारी करते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा कि ये जो अध्यादेश जारी करते हैं, यह अध्यादेश का वैलिडिटी 6 माह का ही रहता है, यानी 6 माह तक ही इसका वैलिडिटी रहता है। यानी 6 माह के अंदर यदि 6 माह के अंदर संसद इसे 6 सप्ताह के अंतर्गत यदि दोनों सदन से पारित कर देता है, तब ये कानून बन जाता है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, फिर से समझिएगा। देखिए राष्ट्रपति या राज्यपाल जो अध्यादेश जारी करते हैं, वो यानी संसद के कोई भी एक सदन सत्र में नहीं रहता है तब ये जारी करता है। उसी तरह से हम राज्य में कह सकते हैं कि राज्य का यानी विधानसभा सत्र में नहीं रहता है तब राज्यपाल यानी अध्यादेश जारी करते हैं। इसी तरह से कह सकते हैं कि संसद में जब कोई भी संसद का कोई भी सदन सत्र में नहीं रहता है तो उसमें राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करके कानून बनाते हैं। लेकिन यह कानून की मानी जो है ये मात्र 6 माह का है, यानी 6 माह के बाद, ध्यान रखिएगा, 6 माह के बाद संसद के दोनों सदन, ध्यान रखिएगा, संसद के दोनों सदन 6 सप्ताह के अंतर्गत, ध्यान रखिएगा, 6 सप्ताह के अंतर्गत यदि इसे पारित कर देता है दोनों सदन में, तब ये आपका कानून बना रहेगा। यदि ये 6 माह के बाद 6 सप्ताह के अंतर्गत सदन के दोनों सदन यदि इसे पारित नहीं करता है तो ये उसके बाद कानून स्वतः ये समाप्त हो जाएगी। तो ये होता है आपका अध्यादेश, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 25 है। क्वेश्चन क्या आपका, संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्यों की स्थापना का प्रावधान है। अब देखिए यहाँ भी कन्फ्यूजन होता है, नए राज्यों की स्थापना, नए राज्यों की प्रवेश, ठीक है, और 2 राज्यों को मिलाकर एक राज्य बनाना या एक राज्य को तोड़कर 2 राज्य बनाना, ये इसका प्रावधान अलग अलग है, ठीक है। अब देखिए ये जो आपका संविधान किस अनुच्छेद में नए राज्यों की स्थापना का प्रावधान करता है, तो ये तो आपका अनुच्छेद 2 में, अनुच्छेद 2 में आपका नए राज्यों की स्थापना का प्रावधान करता है। यानी वैसे राज्य जो भारत का भाग नहीं था, यानी भारत का राज्य वो पहले से नहीं था, तो वैसे क्षेत्र को शामिल करके हम नए राज्य बना सकते हैं। इसका उल्लेख आपका अनुच्छेद 2 में दिया गया है। और देखिए, और आपका कोई भी बड़े राज्य है, कोई भी राज्य है, उसको तोड़कर 2 राज्य जो बनाते हैं, उसका उल्लेख आपका अनुच्छेद 3 में दिया गया है। ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 2 और 3 में थोड़ा सा अंतर है, ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 2 में कह रहा है कि नए राज्यों की स्थापना, यानी वैसे राज्य जो भारत का वो पहले राज्य नहीं था, यानी भाग नहीं था, तो उसे हम जोड़कर नए राज्य बना सकते हैं। जैसे मान लो पीओके है, ठीक है, मान लो भविष्य में भारत सरकार चाहे तो पीओके जो कब्जा लिया है पाकिस्तान, उसको हम लेकर के यानी जीत करके उसके भारत में हम उसमें राज्य बना सकते हैं। तो ये जब हम पीओके के भारत का राज्य बनाएंगे तो किस में शामिल करेंगे, अनुच्छेद 2 के तहत इसे शामिल करेंगे, क्योंकि वो मेरा पार्ट नहीं था, लेकिन अब इसे हम शामिल कर रहे हैं। जबकि कोई बड़े राज्य को तोड़कर 2 राज्य बनाते हैं, जैसे आंध्र प्रदेश को तोड़कर तेलंगाना बनाए थे, तो वह अनुच्छेद 3 के तहत बनाए थे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। जैसे उत्तर प्रदेश को तोड़कर उत्तराखंड बनाए थे, तो वो आपका अनुच्छेद 3 के तहत बनाए थे। जैसे बिहार को तोड़कर झारखंड बनाए थे, तो ये आपका अनुच्छेद 3 के तहत बनाए थे, क्योंकि झारखंड जो पहले बिहार का पार्ट था, वो तो भारत का राज्य का हिस्सा था ना, तो हिस्सा था, तो ये आपका अनुच्छेद 3 के तहत है। जबकि नए भाग को हम शामिल करेंगे और उसको राज्य बनाएंगे, तो ये आपका अनुच्छेद 2 के तहत होगा। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में क्या अंतर है।
फिर बता रहे हैं आपको अनुच्छेद 2 में नए राज्यों का प्रवेश करते हैं, यानी ऐसा राज्य जो हमारे पहले वो हिस्सा नहीं था उसको हम राज्य बनाते हैं, तो आपका अनुच्छेद 2 के तहत होता है। बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपको बताएं, जैसे पीओके है जो भारत सरकार चाहे बाद में तो उसे जीत कर यानी पाकिस्तान से छीन कर इसे भारत का एक नए राज्य के रूप में से बना सकते हैं। अब जब नए राज्य के रूप में बनाएंगे तो आपका अनुच्छेद 2 के तहत उसे प्रवेश करेंगे, ठीक है। जबकि बिहार को तोड़कर झारखंड बनाया, आपको पता है 2000 ईस्वी में 15 नवंबर 2000 ईस्वी में बिहार को तोड़कर झारखंड राज्य बनाया था, तो ये आपका अनुच्छेद 3 के तहत इसे बनाया था, क्योंकि झारखंड जो पहले था वो बिहार का ही पार्ट था और ये भारत के राज्य का हिस्सा, भारत के राज्य था पहले, ठीक है। तो उसको तोड़कर हम अलग बना दिए हैं, तो ये आपका अनुच्छेद 3 के तहत बना है। तो आई होप आपको अनुच्छेद 2 और 3 में अंतर समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे हम बढ़ते क्वेश्चन आपका 26 है। क्वेश्चन कर आपका संविधान के किस अनुच्छेद में भारत से पाकिस्तान जाने वाले नागरिकों की नागरिकता का प्रावधान के बारे में बताया गया है। आपको हम शुरू में ही बताए थे, एक आपका क्वेश्चन आया था कि किस अनुच्छेद के तहत पाकिस्तान से भारत आए लोगों के नागरिकता के बारे में बताया है। बात करते हैं तो ये आपका अनुच्छेद 6 था, आपका पहले ही क्वेश्चन आया था। जबकि यहाँ पर कह रहा है कि भारत से पाकिस्तान जाने वाले गए हुए व्यक्ति का नागरिकता के बारे में प्रावधान किसमें करता है, तो आपका अनुच्छेद 7 में करता है। इससे आप ध्यान रखिएगा। हालांकि हम आपके उसी समय आपको बता देते हैं जहाँ पर ये क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन आपका 27 है। क्वेश्चन आपका संविधान के किस अनुच्छेद में विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता से वंचित का प्रावधान के बारे में बताया गया है। तो ये आपका अनुच्छेद 9 में है। अनुच्छेद 9 में कहा गया कि यदि कोई भी भारतीय नागरिक यदि विदेश के किसी भी देश का, ध्यान रखिएगा, विदेश के किसी भी देश का वो यदि नागरिकता लेते हैं तो उसका स्वतः भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। यानी कोई व्यक्ति यदि पाकिस्तान के कोई यदि भारतीय नागरिक है, यदि वह पाकिस्तान की नागरिकता ले लेते हैं तो उसके भारत की नागरिकता ऑटोमेटिक समाप्त हो जाएंगे। इसका प्रावधान आपका अनुच्छेद 9 में दिया गया है, यानी अनुच्छेद 9 में इसका प्रावधान किया गया है। इससे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 28 है। क्वेश्चन का संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की परिभाषा के बारे में बताया गया है, तो ये आपका अनुच्छेद 12 में बताया गया है। अब वो राज्य जो समझ रहे हैं वो राज्य नहीं है जो हम लोग समझते हैं, जैसे बिहार राज्य है, ये आपका पॉलिटिकल राज्य होता है, ठीक है। इसके बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर राज्य का मतलब होता है शासकीय संदर्भ में, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आपका यानी संसद के विधायिका कार्यपालिका, राज्य विधानसभा के विधायिका कार्यपालिका इसमें आते हैं, ठीक है। सभी राज्य के विधायिका कार्यपालिका आते हैं। भारत सरकार, बिहार सरकार के सभी पदाधिकारी इसमें आते हैं, ठीक है। और जो आपका स्थानीय पदाधिकारी है सब इसके अंतर्गत आते हैं। ध्यान रखिएगा, यदि आप आगे जाकर एसडीएम बनते हैं, ठीक है, कोई एसडीएम बनते हैं, डीएम बनते हैं, ठीक है, तो ये सभी आपका राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, राज्य के परिभाषा के अंतर्गत आपका सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट नहीं आते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा, राज्य की परिभाषा के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट और आपका यानी हाई कोर्ट नहीं आते हैं। यानी इस तरह से आप ध्यान रखिएगा कि न्यायपालिका नहीं आते हैं, ठीक है। राज्य की परिभाषा में न्यायपालिका नहीं आते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 29 है। क्वेश्चन का आपका संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों को लागू करने में संसद की शक्ति के बारे में बताया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। यानी संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों को लागू करने में संसद की शक्ति के बारे में बताया गया है। तो ध्यान रखिएगा, इसका उल्लेख आपको किया गया है अनुच्छेद 35 में, और ये आपका किसी ऑप्शन में नहीं है, मिस्टेक्स आपका हो गया है। यहाँ पर इसको 35 कर लीजिएगा या आप अलग से लिख लीजिएगा अनुच्छेद 35। यानी इसका उल्लेख आपका अनुच्छेद 35 यानी आर्टिकल, ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 35 में किया गया है। यानी अनुच्छेद 35 में के तहत मौलिक अधिकारों के लागू करने में संसद की शक्ति के बारे में बताया गया आपका अनुच्छेद 35 में। इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 30 है। क्वेश्चन का आपका एक चीज़ और यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जो आपका अनुच्छेद 33 है ये भी आप समझ लीजिए। आपको इसका आंसर हम बता दिया, अनुच्छेद क्या होगा 35 होगा। इससे आप ध्यान रखिएगा, इसके किसी भी ऑप्शन में नहीं है,
ठीक है। लेकिन अनुच्छेद 33 में क्या है ये भी आप ध्यान रखिए। देखिए अनुच्छेद 33 में संसद, ध्यान रखिए, अनुच्छेद 33 में के तहत संसद युक्ति निर्बंधन के तहत सशस्त्र बलों और खुफिया एजेंसी पर प्रतिबंध लगा सकते हैं, ध्यान रखिएगा। यानी संसद युक्ति निबंधन के तहत सशस्त्र बलों खुफिया एजेंसी पर प्रतिबंध लगा सकते हैं। अनुच्छेद 33 के तहत कौन सा प्रतिबंध, यानी जो मौलिक अधिकार है उस पर प्रतिबंध लगा सकते हैं, इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 30 है। क्वेश्चन करा है संविधान के किस अनुच्छेद में मजदूरी और कुटीर उद्योग के प्रोत्साहन के बारे में बताया गया है। तो ये आपका आर्टिकल 43 अनुच्छेद 43 में इसका उल्लेख किया गया है, इससे आप ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 43 में यानी कुटीर उद्योग के प्रोत्साहन के बारे में बात किया गया है और इसके समर्थक गांधी जी भी थे, इसीलिए इसको हम कह सकते हैं कि ये गांधी जी के समर्थक वाले यानी अनुच्छेद है, अनुच्छेद 43। ऐसे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आते हैं कि कौन सा अनुच्छेद गांधीवादी को सपोर्ट करता है, तो आप कह सकते हैं अनुच्छेद 43, ठीक है। इसी तरह आपका अनुच्छेद 40 है ग्राम पंचायत का गठन, तो ये भी गांधीवादी का सपोर्ट करते हैं। फिर आपको देखिए इसमें एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 39, ठीक है। हालांकि अनुच्छेद 39 के ए में है, अनुच्छेद 39 के ए में निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराने की बात करते हैं। यानी अनुच्छेद 39 के ए के तहत सरकार का यह कर्तव्य है कि वह निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराए, ठीक है। तो यानी निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराने का उल्लेख किस में है, अनुच्छेद 39 के ए में है, इससे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 31 है। क्वेश्चन करा है संविधान के किस अनुच्छेद में महत्वपूर्ण स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण के बारे में बताया गया है। तो ये आपका अनुच्छेद 49, अनुच्छेद 49 में इसका उल्लेख है। एक चीज़ यहाँ पर और ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 50 में क्या है, तो अनुच्छेद 50 में आपका कार्यपालिका न्यायपालिका से पृथक्करण है, इसका उल्लेख किया गया है, ठीक है। कार्यपालिका न्यायपालिका से पृथक्करण है, इसका उल्लेख आपका अनुच्छेद 50 में किया गया है, इसे आप ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 31 में क्या है पता है आपको, अनुच्छेद 31 में है नहीं अभी, पहले था संपत्ति का अधिकार, ठीक है। अनुच्छेद 31 में पहले था संपत्ति का अधिकार जो मौलिक अधिकार था, लेकिन ये अभी संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, ठीक है, इसे समाप्त कर दिया है, ध्यान रखिएगा। 44वां संविधान संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा करके इसे अनुच्छेद 300 के ए में जोड़कर कानूनी अधिकार बना दिया गया है। तो अभी अनुच्छेद 31 नहीं है, हाँ कुछ पार्ट है लेकिन अनुच्छेद का कुछ पार्ट हटा दिया गया है, इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 32 है। क्वेश्चन करा है संविधान के किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संबंधी प्रावधान के बारे में बताया गया है। तो ये आपका है अनुच्छेद 51 में, ठीक है। इसी को हम बोल सकते हैं विदेश नीति, जो भारत सरकार का विदेश नीति होते हैं वो किस अनुच्छेद के तहत बनाते हैं, तो ये आपका अनुच्छेद 51 के तहत बनाते हैं, ध्यान रखिएगा। विदेश नीति का उल्लेख भी आपका अनुच्छेद 51 में ही कहा गया है, क्योंकि देखिए इसमें कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संबंधी प्रावधान आपका अनुच्छेद 51 में है, अब विदेश नीति भी वही तो होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 33 है। क्वेश्चन अगर आपका संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी पद्धति के बारे में बताया गया है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या कह रहा है, निर्वाचन संबंधी पद्धति, इसका उल्लेख आपका 55 में है, पहले हम बात कर चुके हैं। फिर आपका है अनुच्छेद क्वेश्चन 34 है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति का शपथ का उल्लेख है, तो ये आपका अनुच्छेद 60 में है, इसे आप ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 60 में शपथ के बारे में उल्लेख किया गया है। आपको पता होगा अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग का उल्लेख किया गया है, ठीक है, महाभियोग का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 35 है। क्वेश्चन कर रहा है संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन की पात्रता के बारे में बताया गया है। यानी किस अनुच्छेद में यह बताया गया है कि राष्ट्रपति यानी भारत के राष्ट्रपति दोबारा तिबारा यानी कितने बार भी राष्ट्रपति वो बन सकते हैं, इसका उल्लेख आपका अनुच्छेद 57 में किया गया है। और ये क्वेश्चन आपका जैसे बीपीएससी में पूछा गया था कि भारत के राष्ट्रपति कितने बार बन सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा अनगिनत, ठीक है, अनगिनत बार बन सकते हैं, उसका कोई भी लिमिट नहीं है। और इसका उल्लेख किस में किया गया, अनुच्छेद 57 में किया गया है, इससे भी ध्यान रखिएगा। फिर आपका आगे क्वेश्चन है
क्वेश्चन 36 है। क्वेश्चन कह रहा है संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता के बारे में उल्लेख है। यानी योग्यता का उल्लेख किसमें? 58 में है। ठीक है, अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति की योग्यता का उल्लेख किया गया है। फिर आपका क्वेश्चन 37 है। क्वेश्चन कह रहा है संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें के बारे में बताया गया है। तो पद के लिए शर्तें, ये आपका अनुच्छेद 59 में राष्ट्रपति के बनने के लिए उसका पद के लिए शर्तें का जो बारे में बताया गया है, ये आपका अनुच्छेद 59 में है, इसे आप ध्यान रखिएगा। फिर आपका है संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति द्वारा शपथ का उल्लेख है। तो शपथ का उल्लेख 60 में है। ठीक है, शपथ का उल्लेख 60 में है, ऑप्शन बी होगा। राष्ट्रपति की शपथ कौन दिलाता है? ध्यान रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, यानी उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। यदि यानी सुप्रीम कोर्ट के यानी मुख्य न्यायाधीश नहीं रहेगा उस समय कौन दिलाता है? तो ध्यान रखिएगा, ये सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश तब शपथ दिलाते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन का 39 है। क्वेश्चन कर रहा है संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति के पद का उल्लेख है। तो ये आपका 63 में है। 63 में उपराष्ट्रपति के पद का उल्लेख है, इसे आप ध्यान रखिएगा। फिर आपका क्वेश्चन 40 है। संविधान के किस अनुच्छेद में संसद की सदस्यता के लिए योग्यता के बारे में बताया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन कर रहा है संविधान के किस अनुच्छेद में संसद की सदस्यता के लिए योग्यता के बारे में बताया गया है। यानी संसद के सदस्य बनने के लिए इसका योग्यता क्या होगा उसका उल्लेख किया गया है। यहाँ पर आपका लोकसभा राज्यसभा अलग करके नहीं पूछ रहा है, एक ही साथ है कि संसद की सदस्यता के लिए योग्यता के बारे में उल्लेख किसमें किया गया है। तो इसका उल्लेख आपका अनुच्छेद 84 में किया गया है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 84 में इसका उल्लेख किया गया है। फिर आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 41। क्वेश्चन कर रहा है संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा के बारे में बताया गया है। तो ये आपका अनुच्छेद 110 में होगा। धन विधेयक का उल्लेख अनुच्छेद 110 में किया गया है और इसी में धन विधेयक की परिभाषा के बारे में भी बताया गया है। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका अंतिम निर्णय कौन करता है? इसका अंतिम निर्णय करते हैं लोकसभा के स्पीकर, यानी लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं, लोकसभा के स्पीकर करते हैं इसका निर्णय, ध्यान रखिएगा। इसीलिए अभी जो वर्तमान में 18वीं लोकसभा के स्पीकर का जो चुनाव हुआ है, पहली बार यानी इतिहास में चुनाव हुआ है, ये क्यों हुआ है? तो आप समझ सकते हैं इसका बहुत महत्वपूर्ण यानी ये पद है, बहुत महत्वपूर्ण पद है, इसका बहुत यानी शक्ति प्राप्त है उसे। अब देखिए धन विधेयक कौन सा है या नहीं, इसका भी उल्लेख कौन करता है? तो ये लोकसभा के स्पीकर करते हैं। ठीक है, तो इसका उल्लेख आपका अनुच्छेद 110 में किया गया है। क्वेश्चन का 42 है। क्वेश्चन का आपका संविधान के किस अनुच्छेद में वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख किया गया है। तो इसका उल्लेख अनुच्छेद 112 में किया गया है। एक चीज़ और यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि हमारे संविधान में यानी भारतीय संविधान में कहीं भी, ठीक है, कहीं भी बजट शब्द का यूज नहीं किया गया है, यानी बजट शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, जिसे हम लोग आम भाषा में कहते हैं बजट। इस बजट का यानी बजट शब्द का प्रयोग भारतीय के संविधान के किसी भी अनुच्छेद में कहीं भी नहीं किया गया है। उसके जगह किसका यूज किया है? वार्षिक वित्तीय विवरण। वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख है अनुच्छेद 112 में, जिसे हम लोग आम भाषा में बजट कहते हैं, लेकिन बजट का उल्लेख संविधान के किसी भी अनुच्छेद में नहीं किया गया है, इसे आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 43 है। क्वेश्चन कर रहा है संविधान की किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति के बारे में बताया गया है। ये पहले बता चुके हैं, अनुच्छेद 124 और अनुच्छेद 124 ने अनुच्छेद 123 अनुच्छेद 123। तो राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है अनुच्छेद 123 के तहत, जबकि राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है 213 के तहत। और याद करने का तरीका भी बता दिए थे, 123 है तो दो बीच में जो उसको पहले ला लीजिए, जो फर्स्ट में उसको बीच में ला लीजिए और लास्ट वाला को ऐसे ही रहने दीजिए, तो 213 हो गया। तो 123 में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है, जबकि अनुच्छेद 213 में राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है, इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 44 है। क्वेश्चन कर रहा है संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन का उल्लेख है। तो ये आपका अनुच्छेद 124 में, अनुच्छेद 124 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना और इसका गठन का उल्लेख है अनुच्छेद
124 में, इसे आप ध्यान रखिएगा। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 143 के तहत, अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति सार्वजनिक मामले के महत्व के विषय पर सर्वोच्च न्यायालय से सलाह मांग सकती है। क्या बता रहे हैं? अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति सार्वजनिक मामले के महत्व के विषय पर सर्वोच्च न्यायालय से सलाह मांग सकती है, अनुच्छेद 143 के तहत। हाँ, यह जो सलाह राष्ट्रपति मांगेंगे, उस सलाह को राष्ट्रपति को मानने के लिए बाध्य नहीं है। यानी कोई सलाह यदि सर्वोच्च न्यायालय देते हैं तो उसको राष्ट्रपति मानेगा ही, इसका यानी ये ज़रूरी नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा। यानी यदि सलाह देता है सर्वोच्च न्यायालय तो राष्ट्रपति इसको माने या न माने उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। ये बाध्यकारी नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन 45 है। क्वेश्चन 45 है, क्वेश्चन अगर आपका किस संविधान के किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति राष्ट्रपति की शक्ति के बारे में बताया गया है। अभी आपको बताया अनुच्छेद 143 में, अनुच्छेद 143 में अभी आपको बताए थे कि उच्चतम न्यायालय से राष्ट्रपति यानी परामर्श ले सकते हैं, ठीक है। हाँ, ये परामर्श जो यानी सर्वोच्च न्यायालय देंगे राष्ट्रपति को, उसे राष्ट्रपति माने या न माने वो उस पर डिपेंड करता है, या बाध्यकारी नहीं है, इससे आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 46 है, क्वेश्चन कह रहा है संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की कार्यपालिका शक्तियाँ राज्यपाल में निहित होगी, इसके बारे में बताया गया है। तो देखिए इसे आप याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। ये आपका अनुच्छेद 154 में, अनुच्छेद 154 में कहा गया है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। ऑप्शन बी होगा अनुच्छेद 154, इसे आप याद रखिएगा। क्वेश्चन आपका 47 है, क्वेश्चन आपका संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल के बारे में बताया गया है। तो ये आपका है अनुच्छेद 165 में, अनुच्छेद 165 में राज्य के महाधिवक्ता का उल्लेख किया गया है। यानी अनुच्छेद 165 में राज्य के महाधिवक्ता के बारे में उल्लेख किया गया, यानी एडवोकेट जनरल के पद के बारे में आपका अनुच्छेद 165 में उल्लेख किया गया है, इससे आप ध्यान रखिएगा। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, अभी वर्तमान समय में बिहार राज्य के यानी बिहार राज्य के महाधिवक्ता कौन है, इससे आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अभी वर्तमान समय में बिहार के महाधिवक्ता है पी.के. शाही, ध्यान रखिएगा, पी.के. शाही अभी वर्तमान में बिहार राज्य के महाधिवक्ता है, इसे आप ध्यान रखेंगे। और यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 164 में, अनुच्छेद 164 में इसमें कहा गया है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री का नियुक्ति करेंगे, यानी मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेंगे, ऐसे कह सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 164 में कहा गया है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेंगे, इससे आप ध्यान रखिएगा अनुच्छेद 164 को भी, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। फिर आपका क्वेश्चन 48 है, क्वेश्चन कह रहा है संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल को जानकारी देने के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य के बारे में बताया गया है। यानी मुख्यमंत्री का यह कर्तव्य है कि वह राज्यपाल को जानकारी दे, इसका उल्लेख किसमें है। तो इसका उल्लेख है, आपको ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 167 में, ऑप्शन आपका सी होगा, अनुच्छेद 167 में इसमें कहा गया है कि मुख्यमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि राज्यपाल को जानकारी दे। इसका उल्लेख आपका अनुच्छेद 167 में किया गया है। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा यहाँ पर, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 49 है, क्वेश्चन का आपका संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान के बारे में बताया गया है। ये आपको पता होगा कि अनुच्छेद आपका 214, अनुच्छेद 214 में यानी राज्यों के लिए उच्च न्यायालय के प्रावधान के बारे में बताया गया है, जबकि अनुच्छेद 124 में आपका बताया गया सर्वोच्च न्यायालय के बारे में, यानी सर्वोच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान अनुच्छेद 124 में किया गया है, जबकि अनुच्छेद 214 में आपका यानी राज्यों के लिए हाई कोर्ट का प्रावधान किया गया है। अब देखिए ये अनुच्छेद
124 आपको याद रहता है, सुप्रीम कोर्ट का गठन 124। लेकिन आपको राज्य के बारे में जब पूछा जाए तो वहाँ पर आपको जल्दी याद रहता नहीं है। तो यहाँ भी कैसे याद करेंगे, देखिए जो बीच में है 2 उसको फर्स्ट में लिखिए, जो फर्स्ट में है उसको बीच में लिखिए, बाकी को ऐसे रहने दीजिए। तो आपका हो गया 214, यानी 124 सुप्रीम कोर्ट का गठन और 214 राज्यों के लिए हाई कोर्ट का गठन। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं। ये सब थोड़ा छोटा छोटा ट्रिक है जिसे आप अपना सकते हैं और इससे आप जल्दी याद रख सकते हैं और ज़्यादा दिन तक आप याद रख सकते हैं। ऐसे में आप जल्दी नहीं भूलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन आपका 50 है। क्वेश्चन करा है, संविधान के किस अनुच्छेद में संसद को संविधान संशोधन करने का अधिकार है? ये आपका अनुच्छेद 368 में दिया गया है। अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन कर सकते हैं संसद। और ध्यान रखिएगा, ये जो आपका संविधान संशोधन करने का अधिकार है ये हम लोग लिए हैं, यानी दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिए हैं, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से यह प्रावधान लिए हैं, संविधान संशोधन करने की प्रावधान ये आपका दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है, इसे आप याद रखिएगा। फिर आपका क्वेश्चन 51 है। क्वेश्चन कर आपका, संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के प्रावधान किया गया है? तो ये आपका अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग का उल्लेख किया गया है, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 52 है। क्वेश्चन अगर आपका, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति के बारे में बताया गया है? ये क्वेश्चन आपका रिपीट हो गया, इसका आंसर होगा 76 होगा, अनुच्छेद 76। फिर आपका क्वेश्चन है 53, संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाने का प्रावधान किया गया है? यानी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाने के प्रावधान आपका अनुच्छेद 124 में ही किया गया है। लेकिन ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 124 के सब क्लॉज 4 में किया गया है, ठीक है। अनुच्छेद 124 के सब क्लॉज 4 में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाने का प्रावधान किया गया है। लेकिन ध्यान रखिएगा, यह सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, ठीक है। महाभियोग शब्द का प्रयोग संविधान में मात्र राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने के क्रम में किया गया है, उसके अलावा कहीं भी किसी पर महाभियोग शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। लेकिन हम लोग आम भाषा में कह देते हैं कि महाभियोग लगाने के प्रावधान है। नहीं, महाभियोग इसमें शब्द नहीं लिखा गया, इसमें लिखा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया का उल्लेख है अनुच्छेद 124 के 4 में। लेकिन हम लोग इसको कह देते हैं कि महाभियोग, ठीक है, हटाने की प्रक्रिया को कह देते हैं महाभियोग। लेकिन ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति के लिए ही कहा गया है अनुच्छेद 61 में, बाकी कहीं भी महाभियोग शब्द का संविधान में उल्लेख नहीं किया गया है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, डीपली क्वेश्चन पूछेंगे तो यहीं से आपका क्वेश्चन आएगा, ठीक है। क्वेश्चन आपका 54 है। क्वेश्चन अगर आपका, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार के बारे में बताया गया है? ये आपको पता होगा, अनुच्छेद 19 में है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 में है। क्वेश्चन आपका 55 है। क्वेश्चन कर रहा है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति तत्व का उल्लेख किया गया? ये आपको पता होगा, 36 to 51। राज्य के नीति तत्व का किस भाग में है? भाग 4 में है, ये आपको पता होगा। और ये कहाँ से लिया है? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, ये आपको याद होगा ही, ये सबको याद रहता है, ठीक है। क्वेश्चन 56 है। क्वेश्चन कर रहा है, भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? ये आपको बता चुके हैं, अनुच्छेद 51 है। फिर आपका क्वेश्चन 57 है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण संरक्षण एवं सुधार, यह कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो इसका उल्लेख आपका अनुच्छेद 48 में किया गया है और ये राज्य के नीति तत्व में बताया गया है, ठीक है। राज्य के नीति तत्व में यह बताया गया है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार करे। यह आपका अनुच्छेद 48 में किया गया है। क्वेश्चन आपका 58 है। क्वेश्चन अगर आपका कि भारत में बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा संविधान के किस अनुच्छेद में कर सकते हैं? तो ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपात लागू कर सकते हैं, ठीक है। यानी बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के कारण, ठीक है, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकते हैं अनुच्छेद 352 के तहत। आपको पता होगा, अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगते हैं, अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपात लगते हैं और अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपात लगते हैं, ध्यान रखिएगा। लेकिन भारत में अभी तक वित्तीय आपात एक बार भी लागू नहीं हुआ है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 59 है।
क्वेश्चन आपका 59 है। भारतीय संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद संसद की राज सूची के विषय के संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपका अनुच्छेद है 249। अनुच्छेद 249 के तहत संसद राज सूची के विषय पर भी कानून बना सकते हैं। ऐसे आपको पता होगा कि 7वीं अनुसूची में आपको शक्ति का विभाजन किया गया है, संघ सूची, राज सूची और सम्मति सूची। और इसमें आपको पता है कि राज सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को होती है, ये आपको पता है। लेकिन यदि कोई मामला आपका राष्ट्र हित के लिए महत्वपूर्ण है तो उस मामले के लिए संसद भी राज सूची के विषय पर कानून बना सकते हैं, लेकिन इसके लिए सबसे पहले राज्यसभा को समर्थन करना होगा। ठीक है, राज्यसभा को समर्थन करना होगा तभी हो सकता है। और इसका उल्लेख आपका अनुच्छेद 249 में किया गया है और ये आपका इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 60 है और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग के बारे में बताया गया है? आपको पता होगा अनुच्छेद 280। सिंपल क्वेश्चन है। और ये एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, हाल ही में 16वें वित्त आयोग का गठन किया गया है। हाल ही में 16वें वित्त आयोग का गठन किया गया है। ठीक है, ये भी आपका अनुच्छेद 280 के तहत किया गया है। आपको पता होगा वित्त आयोग 5 साल के लिए गठित किया जाता है और इस बार 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बनाया गया है, ध्यान रखिएगा, अरविंद पगडिया को 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बनाया गया है और इसका कार्यकाल होगा 2026 से 2031 तक। 2026 से 2031 तक 16वें वित्त आयोग का कार्यकाल होगा, इससे भी ध्यान रखिएगा। तो ये था आपका महत्वपूर्ण अनुच्छेद। आप देखे होंगे कि इसमें बहुत सारे ऐसा अनुच्छेद होगा जो आप हो सकता है कि पहली बार देखे होंगे। ठीक है, और ये आपका इम्पोर्टेंट भी है और बहुत सारे कंसेप्ट भी आपको क्लियर हुआ होगा, क्योंकि अनुच्छेद के साथ साथ आपको हम कंसेप्ट भी बताए हैं। तो ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और देखिए, याद करने का भी तरीका होता है। ठीक है, सीधे आप रट नहीं सकते हैं, जब तक आप उसको समझिएगा नहीं तब तक आप उसे याद नहीं रख सकते हैं। ठीक है, तो अनुच्छेद आप डायरेक्ट याद करने की कोशिश कीजिएगा तो आपको याद नहीं होगा। जब तक आप डीपली नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको याद नहीं रहेगा, ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद उसी को याद आता है जो उसके बारे में जानते हैं। ठीक है, तो ये आप अच्छे से उसे पढ़ लीजिए। और यदि आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर कीजिए, जिससे आपका दूसरे दोस्त भी आपसे इसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, और यदि आप चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप देख सकते हैं कि आपके लिए हम कितने मेहनत करते हैं। ठीक है, तो आपके लिए हम इतना मेहनत करते हैं तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि आप चैनल पर आए हो, आप इससे पढ़ रहे हैं, हमसे यदि आप पढ़ रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हाँ, यदि आपको समझ में नहीं आया हो या यदि आपको अच्छा नहीं लगा हो तो आप सब्सक्राइब नहीं भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, लाभ उठा रहे हैं, यदि आपको अच्छा लगता है, समझ में आता है तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।